मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदांत क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के 200 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके 10वीं की परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, मैट्रिक फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए और आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 200 सवालों को ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया है, आप लोगों को इसका आंसर मालूम है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा कि सिंगापुर कब आजाद हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर 1965 ईस्वी में आजाद हुआ था। अगला सवाल है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है। दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय S.A. डांगे को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। जो बंगला है वो किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो यह लोक जनशक्ति पार्टी का लोजपा का चुनाव चिन्ह क्या है, बंगला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि आंग सांग सूकी का संबंध किस देश से है। आंग सांग सूकी का संबंध म्यांमार देश से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल इनमें से कौन है। तो सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि भारत का सबसे पुराना जो राजनीतिक दल है वो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय कृषि और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है। यानी कि कृषि के लिए दीर्घकाल के लिए लंबे समय के लिए कर्ज देने वाली संस्था कौन है, तो वह है भूमि विकास बैंक। अगला सवाल है कि भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय कब बनाया गया। तो भारत में सहकारिता को 1919 ईस्वी में प्रांतीय विषय बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सभी के सभी सवाल परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला सवाल दिया गया है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो भारतीय मुद्रा बाजार में कुछ समय वाले अल्पकाल वाले ऋणों का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है। अगला सवाल है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष संस्था कौन है। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष संस्था का नाम नाबार्ड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं है। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया। अगला सवाल है कि किस घटना के विरोध के फलस्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग कर दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। अगला सवाल है कि मास्टर दा किनका उपनाम है। मास्टर दा किनका उपनाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य सेन का उपनाम मास्टर दा है। अगला सवाल है कि इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ। तो इल्बर्ट बिल 1884 ईस्वी को पारित हुआ था। अगला सवाल है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम या प्राकृतिक ऊर्जा। तो जो सौर ऊर्जा है वह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगला सवाल है इनमें से कौन भारत का पहला स्वदेशी यानी कि अपने देश के प्रयास से बना हुआ पहला परमाणु विद्युत गृह है। तो अपने देश से स्वदेशी प्रयास से बनाया गया पहला परमाणु विद्युत गृह तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कोलकाता में स्थापित हुआ था। अगला सवाल है कि भारत का बर्मिंघम किसको कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम शहर किसको कहा जाता है। तो जमशेदपुर को कहा जाता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय बैंकों का
व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कितनी संख्या है? तो देश में अभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है। अगला सवाल है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 25 है। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो भारत में याद रखिएगा टोटल किताब के अनुसार 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला सवाल है कि अभी भी देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है? अभी भी कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 196, क्योंकि अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या टोटल 196 है। अगला सवाल है कि इनमें से किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग कर दी? उपाधि दी गई। अच्छा, इनमें से किन को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल है कि लाला हरदयाल ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? तो पहला सवाल पूछेगा कि भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी को लागू हुआ और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। अगला सवाल है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में आयोजन हुआ था, सभा का आयोजन हुआ था। अगला सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को किसकी उपाधि दी थी? तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। अगला सवाल है कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। अगला सवाल है इनमें से कौन अजैविक संसाधन है? मानव, पक्षी, नदी, पेड़। तो जो नदी है वह अजैविक संसाधन है। अगला सवाल है कि रेगुर किसे कहते हैं? बढ़िया सवाल है कि रेगुर किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ पर है? तो शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगला सवाल है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? तो भारत का लगभग 24% क्षेत्र वन से ढका हुआ है। अगला सवाल है कि नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहरकटिया तेल क्षेत्र आपके असम राज्य में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति 1987 ईस्वी में अपनाया गया था। अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है वह आपके राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं। वित्तीय संस्थान किसकी जरूरत पूरा करते हैं? तो ऋण संबंधी जरूरत को पूरा करते हैं वित्तीय संस्थान। दोस्तों अगला सवाल दिया गया है कि सरकारी वित्तीय संस्थान नहीं है। इनमें से कौन सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है? तो जो साहूकार होते हैं ये सहकारी वित्तीय संस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर भी नए हैं, आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है, प्रश्न संख्या 48, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कौन है? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। अगला सवाल है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार की होती है। अगला सवाल वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार कितने हैं? तो देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली भी 2 प्रकार की होती है।
अगला सवाल है कि भारत में संगठित पूंजी बाजार कौन है? तो भारत में संगठित पूंजी बाजार मुंबई है। अगला सवाल है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो साइकिल किसका चुनाव चिन्ह है? तो जो साइकिल होता है वो एसपी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का है। अगला सवाल है कि किस देश में एक दलीय प्रणाली है? किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो चाइना में एक दलीय प्रणाली है। अगला सवाल है किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसको कहा जाता है? तो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला सवाल है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की नींव पड़ी थी पहला बार। अगला सवाल है कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 1974 के जन संघर्ष को संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड राज्य से हुआ था। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। अगला सवाल है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। अगला सवाल है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला सवाल है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। अगला सवाल है इनमें से कौन उदारवादी नेता नहीं थे? तो जो बिपिन चंद्र पाल थे वो उदारवादी नेता नहीं थे, बाकी ये तीनों उदारवादी नेता थे। अगला सवाल है कि पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा गया। तो पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव मार्ले मिंटो सुधार में रखा गया था। अगला सवाल है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी थे। अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना झारखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल है आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो आसवान बांध नील नदी पर बना है। अगला सवाल है कि मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत के फाइनेंस कैपिटल किसको कहा जाता है? तो भारत का फाइनेंस कैपिटल मुंबई को कहा जाता है। अगला सवाल है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है दोस्तों? भूमि विकास बैंक है। अगला सवाल है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है सहकारी बैंक। अगला सवाल है कि राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। तो राज्य में सूक्ष्म वित्त गरीब तबके के लिए काम करती है, गरीब लोगों के लिए राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। अगला सवाल है कि मैगलेन समिति बनाई गई। मैगलेन समिति 1911 ईस्वी में बनाया गया था। अगला सवाल है यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है, वो कौन सा है? तो सहकारी बैंक है। अगला सवाल है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो नागपुर यहाँ पर है, तो दिसंबर 1920 ईस्वी में। अगला सवाल है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था?
तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वर्दोली किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था। अगला सवाल है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला सवाल है 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। एम.एन. रॉय का पूरा नाम मनवेंद्र नाथ रॉय है। अगला सवाल है अली मुलासियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो अली मुलासियार ने मुपला विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला सवाल है किसे सीमांत गांधी या बदशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बदशाह खान के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है चंपारण विद्रोह कब हुआ? तो चंपारण विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा? तो 1909 अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया। अगला सवाल है कि भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो भारत का पहला परमाणु स्वदेशी तारापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में है। अगला सवाल है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो जो सिंदरी होता है वह उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है कि गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिरी गुजरात में, इसीलिए गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। अगला सवाल है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगला सवाल है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो भारत में टोटल 18 सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र के कार्य कर रहे हैं। अगला सवाल है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा जो मानव निर्मित जलाशय है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अगला सवाल है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। अगला सवाल है नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो नेपाल के साथ भारत की उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी सबसे लंबी सीमा है। अगला सवाल है भारत का पहला निर्वात और संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम निर्वात संवर्धन क्षेत्र कंडाला में स्थापित किया गया। अगला सवाल है इनमें से कौन कार्बनिक खनिज है? तो जो कार्बनिक खनिज होता है वो कौन होता है? तो कोयला होता है, क्योंकि कोयला ही कार्बन का अंश होता है, इसीलिए कार्बनिक खनिज के अंतर्गत कोयला को रखा गया है। अगला सवाल है इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जो जीवाश्म ईंधन होता है वह अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अगला सवाल है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई थी। अगला सवाल है भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत के प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो भारत के प्राचीनतम कोयले की खान रानीगंज है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। अगला सवाल है इनमें से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? वनस्पति, पशुधन, मत्स्य या खनिज? जो खनिज होता है यह अजैव संसाधन का उदाहरण है। अगला सवाल है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था। जो अगला सवाल हो जाएगा कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पठारी क्षेत्र है? तो भारत में कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो भारत में टोटल 27% पठारी क्षेत्र है। अगला सवाल है वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का 10वां स्थान है। अगला सवाल है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आप सभी को याद होना चाहिए, यह 2022 में पूछा भी गया है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरला में स्थित है। अगला सवाल है कि जोग प्रपात किस नदी पर है? तो जोग प्रपात शरावती नदी पर है। अगला सवाल है कि टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई? तो खंभात तेल क्षेत्र की खोज 1959 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है।
अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार ऊर्जा संयंत्र है। तो हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। अगला सवाल है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो भारत के राजस्थान के राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अगला सवाल है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में लागू हुआ था। अगला सवाल है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जिम करने हमको कहाँ जाना है। तो जिम करने हम लोग को उत्तराखंड जाना है, इसीलिए याद रखना है कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। अगला सवाल है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व डिब्रू सैखौवा है। अगला सवाल है क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन का उपयोग क्यों होता है। तो क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया में उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कृष्णा राज्य सागर बांध किस नदी पर बना है। तो कृष्णा राज्य सागर बांध कावेरी नदी पर बना है। अगला सवाल नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है और ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है, जो सबसे अधिक जो पाई जाती है आपके महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। अगला सवाल है किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी किसको कहा जाता है। तो जो खादर होता है उसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अगला सवाल है नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है। तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल है कि कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। तो कलपक्कम परमाणु गृह तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है इनमें से कौन मृदा निर्माण का कारक है। मृदा निर्माण का कारक इनमें से कौन है। तो मृदा के निर्माण में जलवायु, वनस्पति, चट्टान सबका महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। तो जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है यह आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था दोस्तों, सही उत्तर 1992 हो जाएगा। 1992 ईस्वी में प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला सवाल है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। अगला सवाल है कि भारत के किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है। तो भारत के जो अभ्रक उत्पादन होता है वह विश्व में क्या है, अग्रणी है। किस खनिज में अग्रणी है दोस्तों, तो अभ्रक उत्पादन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जिनका पूरा नाम भूमेश चंद्र बनर्जी है। अगला सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला सवाल है कि मुद्रा बाजार के संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मुद्रा बाजार के संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में व्यावसायिक बैंक महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर रिजर्व बैंक है। अगला सवाल है हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। तो हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 25 है। अगला सवाल है कि प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है। तो प्रारंभिक कृषि साख समितियां कृषि के लिए ऋण प्रदान करती है। अगला सवाल है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं। अगला सवाल है कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ। तो सहकारिता साख समिति कानून 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला सवाल है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों 51 नंबर 151 नंबर सवाल से पढ़े। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए।
और देखिए कि 151 नंबर सवाल दिया है कि टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अगला सवाल है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना नगर में हुआ था। अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में की थी। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अगला सवाल है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग कर दी, तो महात्मा गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया, तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो था। अगला सवाल है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया था। अगला सवाल है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होती है, तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू होती है। अगला है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गांधी जी ने हंटर समिति का गठन किया था। अगला सवाल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल आपके बिहार राज्य में है। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। अगला सवाल है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह आपके केरल राज्य में हुआ था। अगला सवाल है दिल्ली समझौता किनके बीच में हुआ था, तो दिल्ली समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला सवाल है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया, तो लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया, तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को एनी बेसेंट ने शुरू किया था। अगला सवाल है किस आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, तो किस आयोग ने, तो ब्रूटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगला सवाल है पूंजी बाजारों से प्राप्त ऋणों की प्रयोक्ता अवधि क्या होती है, तो पूंजी बाजारों से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि जो होती है वह दीर्घकालीन होती है, लंबे समय के लिए होती है। अगला सवाल है इनमें से सबसे पुराना बैंक कौन है, तो सबसे पुराना बैंक होता है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पुराना बैंक है। अगला सवाल है कि भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की संख्या कितना है, तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या टोटल 12 है। अगला सवाल है कि दलाल स्ट्रीट किससे संबंधित है, तो दलाल स्ट्रीट पूंजी बाजार से संबंधित है, नाम ही इसका लग रहा है दलाल मतलब कि पैसा खाने वाले, यानी कि पूंजी स्ट्रीट से संबंधित है, पूंजी बाजार से संबंधित है। अगला सवाल है इनमें से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है, किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है, तो अचल संपत्ति की तरलता सबसे कम है। अगला सवाल है कि राज्य स्तरीय और गैर संस्थागत वित्तीय संस्था कौन है, राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारी। अगला सवाल है कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था कौन है,
तो राज्य स्तरीय गैर संस्थागत महाजन है, व्यापारी है। तो राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था सहकारी बैंक है। अगला सवाल है, आज भी ऋण प्रदान करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? तो आज भी ऋण प्रदान करने के लिए सबसे लोकप्रिय स्रोत महाजन है। अगला सवाल है, बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाखा व्यवस्था कौन है? तो बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाखा व्यवस्था त्रिस्तरीय है। अगला सवाल है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन महाजन है। अगला सवाल है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, इनमें से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ? तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा अंतिम 10वें गुरु का। अगला सवाल है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में पृथक हो गया था, अलग हो गया था। अगला सवाल है कि 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो 1929 ईस्वी में, दिसंबर 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। अगला सवाल है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? तो मास्टर दा इनको कहा जाता है, सूर्य सेन जी को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। अगला सवाल है, किनके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल जी के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से संस्थागत वित्तीय संस्था कौन है? तो इनमें से संस्थागत वित्तीय संस्था व्यावसायिक बैंक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, जिसे केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि बैंक का क्या कार्य नहीं है? बैंक का क्या कार्य नहीं है? तो क्रेडिट कार्ड की सुविधा बैंक का कार्य नहीं है। अगला सवाल दिया है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि व्यवसायी बैंक कैसी राशि जमा नहीं करता है? तो व्यवसायिक जो बैंक होता है वो अग्रिम जमा राशि नहीं करता है। ये अगला सवाल हो जाएगा कि बिहार में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? बिहार में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करता है। टोटल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा बी। और इसमें टोटल हम लोगों ने दोस्तों 2 सब्जेक्टिव सवालों को देख लिया। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।